और दोस्त लोग, क्या हाल है? पढ़ाई लिखाई चल रही है या केवल फ़ोन ही चला रहे हो? फ़ोन पे बातें, वीडियो गेम यही सब चल रहा है ना? तो भाई बंद कर दो, बहुत कर लिया है। एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अब पढ़ भी लियो थोड़ा बहुत। तो चलो यार, मैं हूं अनुपम राज और आज मैं कराने जा रहा हूं सीटेट जुलाई 2013 का पेपर 2 जूनियर का मैथ सेक्शन, ठीक है ना? और ये है मेरा यूट्यूब चैनल टीचरीफाई, TEACHERIFY। आज अब आप लोग क्या करें, उसको चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर देना शेयर। कब करना है? जब पसंद आ जाए, लगे कि हाँ ठीक ठाक है कुछ तो करना, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब चलते हैं, पढ़ाई करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को। -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या है। देखो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। तो लैंग्वेज थोड़ा सही नहीं लिखी है। इसका मतलब ये है कि -3 और -8 है ना। -3 से छोटी, जैसे संख्या रेखा अगर बनाओ तो कैसे बनाओगे? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब -3 से छोटी जैसे संख्या रेखा पे है, जब इधर जाते हैं हम तो क्या होती है? संख्याएं छोटी होती जाती है ना। ठीक है, तो इधर छोटी संख्या है। अब कह रहा है -8 से बड़ी, यहाँ पे -8 है। अब इससे बड़ी संख्या किधर होंगी? जब इधर जाते हैं तो संख्या कितनी क्या होती हैं? बड़ी संख्याएं होती हैं। अब क्या कर रहा था कि पूर्णांकों की संख्या, यानी -3 और -8 के बीच में पूर्णांकों की संख्या पूछ रहा है। कितनी पूर्णांक हैं यार, यही तो पूछ रहा है, कितने पूर्णांक हैं। काउंट कर लो, -4, -5, -6, -7, 4 पूर्णांक हैं। 1, 2, 3, 4, बस पूर्णांकों की संख्या कितनी है? 4 है। यही आंसर हमारा है ना। लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है इसलिए समझ में नहीं आएगा, बट क्वेश्चन बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 स्थानों के बीच की दूरी 12 किलोमीटर है। एक मानचित्र का स्केल 1:25,000 है। मानचित्र पर इन 2 स्थानों के बीच की दूरी सेंटीमीटर में निकालनी है, सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो क्या था हम बताते हैं। 12 किलोमीटर दूरी है। अब इसको कह रहा है कि आप इसको मानचित्र पे सेंटीमीटर में शो करना है। तो यार एक चीज़ और दी हुई है, हमें रेशियो दिया गया है 1:25,000। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ो, ढंग से पढ़ो, तो भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देखो एक बार, 2 स्थानों के बीच की दूरी दी है 12 किलोमीटर, फिर मानचित्र दिया। अब इस स्केल को कैसे समझोगे? 1:25,000 का क्या मतलब है? समझ में आया क्या? नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब ये है कि 25,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 है ना। 25,000 एक यूनिट के बराबर है, एक यूनिट है। 25,000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास क्या दिया था? 12 किलोमीटर। इसी को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले 12 किलोमीटर के क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अभी क्या निकला? मीटर में निकला है। अब क्या करो, इसको सेंटीमीटर में बदलने की बात कर रहा है तो क्या करोगे? फिर क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितने जीरो हो जाएंगे हमारे? 1, 2, 3, 4, 5 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यानी 12 लाख हो गया। अब ये समझो यहाँ पे, अब इसको कहने का मतलब ये है, अब ये क्या था? ये 25 सेंटीमीटर, ये तो हमारी यूनिट है। अब यही चीज़ वो कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5। अब डिवाइड करो इससे 25,000 से। अब जब डिवाइड करोगे 3 0 3 0 जाएगा। यहाँ ऊपर बचा 1200, नीचे बचा 25। 25 का पहाड़ा पढ़ोगे, 25 चौके 100 कट जाएगा और 25 अट्ठे 200, 48। क्या समझे? 48 आएगा हमारा आंसर, 48 सेंटीमीटर। ये जो रेशियो दिया हुआ है 1:25,000, इसका मतलब समझोगे तभी हो पाएगा। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। देख लेना एक बार कैसे किया हमने। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है -3/8 गुणे -7/13 का व्युत्क्रम। तो पहले तो समझो व्युत्क्रम होता क्या है। अगर a लिखा है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a। ये व्युत्क्रम है a का। अगर हमारे पास संख्या -a है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? -1/a। समझ रहे हो ना व्युत्क्रम? ठीक है, तो अब निकालते हैं व्युत्क्रम। पहले तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना क्या है। देखो -3/8 गुणे -7/13। तो भाई माइनस की जो है मल्टीप्लाई कर लो या कुछ भी कहो, क्या होता है? माइनस प्लस हो जाता है। तो प्लस का, और इसकी मल्टीप्लाई करो 7 तारीख 21 और 18 कितना है? 13 गुणे 8। 13 गुणे 8 कितना? 13 8 104। ठीक है, अब ये हमारी संख्या आ गई कितनी? 21/104। अब अगर इस चीज़ को देखो तो हमने क्या कहा था? इसका उल्टा करना है।
तो भाई जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर 104 हो जाएगा, नीचे 21 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला वाला 104/21। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुफलक के 30 किनारे 12 फलक हैं, इस बहुफलक के शीर्षों की संख्या। तो देखो यार, अगर कोई छोटी संख्या होती, मान लो वहाँ पास अगर ये होता क्यूबॉइड होता, तो अब तो हम आराम से निकाल लेते, है ना। क्यूबॉइड जैसे ये हमारे पास है, तो इसमें हमें पता है फलक क्या होता है। फलक जो हमारा ये फ्रंट है, इसको बोलते हैं फलक। ये जो शेडेड पोर्शन है ये फ्रंट होता है। किनारे क्या होता है, ये जो साइड है इसको बोलते हैं किनारे। अभी क्या बोलो, शीर्ष की बात कर रहा था। शीर्ष मतलब ये जो कोना होता है ना, ये जो कोना निकल रहा है ये शीर्ष है। तो अब यहाँ पे इसमें तो काउंट कर लेंगे। अब इससे बड़ी कोई संख्या दी है 30 किनारे इसमें, तो कैसे बनाओगे उसको, वो बहुभुज है। बहुफलक मतलब जिसमें फलक बहुत ज़्यादा है, इसी 3D मॉडल है, कैसे करोगे। ये क्वेश्चन मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक फॉर्मूले से ही हो सकता है। या तो काउंट करो भाई, काउंट इतना दिमाग में आएगा नहीं 3D मॉडल। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला ये है, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारे इक्वल टू 2 होना चाहिए। यानी फलक और शीर्ष जितने भी हैं, फलक और शीर्ष को जोड़ो, माइनस जितने किनारे हैं उनको घटा दो, इक्वल टू के 2 आना चाहिए। ये एक इक्वेशन समझ लो आप, है ना, एक इक्वेशन समझ लो। मैं फिर से बताता हूँ अभी। देखो इसका कहने का मतलब ये था कि f प्लस v माइनस e इक्वल टू 2। तो f क्या है यहाँ पे, f हमारा फलक ही है, v क्या है, वर्टिसेस मतलब हमारे शीर्ष हैं, e क्या है, एजेस मतलब हमारे किनारे हैं। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में रखें अगर, f क्या है हमारा फलक, फलक कितने हमारे हैं 12 हैं। v मतलब जो है, v मतलब वर्टिसेस मतलब शीर्ष की बात कर रहा है, तो शीर्ष ही तो हमें निकालना है, तो v यहाँ पे रखा रहने दो। e की बात कर रहा है, e हमारे क्या है, किनारे हैं, एजेस हैं, कितनी है हमारी 30, इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 के। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, प्लस का 12 है माइनस का 30 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 18। वैसे 30 में से 12 घट जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचेगा, v इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाओ, 2 + 18 हो जाएगा इक्वल टू 20। v इक्वल टू 20 आ जाएगा। वर्टिसेस है ना, शीर्ष कितने होंगे 20 होंगे, समझते हो ना। देखो यहाँ से ये फलक है, ये हमारा शीर्ष है, ये हमारे एजेस हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम 39 है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। देखो तो क्या कह रहा है यार, कोई भी संख्या है, मान लो हमारी संख्या a है, का आधा करो में 15 जोड़ो, इक्वल टू 39 आना चाहिए। यही तो कह रहा है यार, किसी संख्या के, मान लो संख्या a थी, का आधा किया प्लस 15 जोड़ा, इक्वल टू 39 आ रहा है। तो देखो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, a + 30 हो जाएगा। भाई जोड़ना आता है ना, इसका लासा लिया तो 2 ही आएगा, फिर a का, फिर 15 × 30 हो जाएगा, ऐसे करके यहाँ पर हो जाएगा 39। अब देखो यहाँ पे a + 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 39, इसको मल्टीप्लाई कर 9 × 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 78 हो जाएगा। अब a इक्वल टू हो जाएगा 78 - 30 मतलब 48, a हमारा 48 आ गया। अभी क्या कह रहा था कि वास्तविक संख्या, यानी a हमारी वास्तविक संख्या है कि अंकों का योग निकालना है। तो अंक कितने यहाँ पे हैं, 4 और 8 है। अब इसको जोड़ना है, 8 × 4 = 12 है ना, 4 और 8 का जोड़ ही तो पूछ रहा है दोनों अंकों का, 8 × 4 = 12। हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, 4th ऑप्शन। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। त्रिभुज PQT में देखो, त्रिभुज PQT ये बना हुआ है बड़ा सा, PQ = PD, यानी PQ ये भुजा बराबर है, दी हुई है। अब यहाँ पे पहले ही देख लो, जब ये भुजा बराबर है, तो अगर ये 62 है तो ये कितना होगा हमारा 62 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिंदु R और S, ये R और S दिए हुए हैं, किस पे हैं, QT भुजा पे हैं। इस प्रकार हैं कि PR और PS बराबर हैं। देखो PR है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो अब ये समझो कि अगर ये भुजा बराबर है, तो यहाँ पे ये कोण, ये 1 और ये 2, ये दोनों भी तो बराबर होंगे। अब देखो यार, इस ट्रायंगल में, यानी जो ग्रीन कलर का हमारा ट्रायंगल है, इसमें देखो तो यानी 180 - 34 अगर करेंगे तो हमारा 1 + 2 निकल आएगा, 1 + 2, ये इन दोनों का योग निकल आएगा। अगर हम 180 में से घटा देंगे तो ये कितना घटेगा, ये घट के आएगा हमारा 6 भाई 6 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना 7, ये बचेगा 146 है ना। इन दोनों का योग हमारा निकल आएगा
146। अगर इसको हाफ कर देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं तो हो जाएगा 2 7 14 और 2 2 3 6 73। समझ में आ रहा है ना, ये कितना हमारा हो गया 73, दोनों 73 हो गए। जब ये हमारा कोण 73 निकल आया तो यहाँ पे भी तो हमारा निकल आएगा ना, ये 180 माइनस कितना करो 180 माइनस 73 करो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये जाएगा 0 107 है ना, ये हमारा कितना हो गया 107। अब ये ट्रायंगल बचा हमारा जो स्काई कलर का है, स्काई कलर का, तो इसका जो हमें ये वाला ट्रायंगल निकालना था तो ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 62 प्लस 107 है ना, ऐसे निकल सकता है। अब इसको जोड़ो 7 2 9 हो जाएगा, ये जाएगा 6 169, 180 माइनस 169 करोगे तो कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 11 डिग्री। ठीक है ना, 11 डिग्री बचेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि ट्रायंगल ABC, यहाँ पे ABC बना हुआ है और DEF भी बना हुआ है, सुमेलन CAB EDF के अंतर्गत सर्वांगसम है। समझ में आया इसका मतलब, कह रहा है कि CAB मतलब ये पोर्शन यहाँ से चले यहाँ आए इस प्रकार से, और दूसरे वाले में EDF इस प्रकार से सर्वांगसम है। मतलब ये कहा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर, क्योंकि यहाँ से C से चले थे, यहाँ से हम E से चले, फिर C पे A पे पहुँचे, फिर यहाँ D पे पहुँचे, तो यानी ये वाली भुजा ये भुजा बराबर है। इसी प्रकार से हम ये बात करेंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी, है ना, और फिर इसके हिसाब से क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी हमारी। अब देखो तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, जो सही नहीं है उसकी बात कर रहा है। देखो तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, AC इक्वल टू DE। AC मैंने क्या कहा पहले बताई मैंने, ये भुजा बराबर होगी AC इज इक्वल टू DE के बराबर है, तो पहला तो ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि हमें तो पूछ रहा है नहीं, तो ये हमारा पहला सही है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, AB इज इक्वल टू EF। देखो AB कहाँ पे है, यानी कहने का मतलब है, ये देखो समझो, अब थोड़ा सा समझ लो कि अगर हम C पे E को रखें, A को D पे रखें और B को F पे रखें तो क्या होगा, पूरा पूरा ढक जाना चाहिए। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हर चीज़ बराबर हो, कोण भुजाएं सब कुछ बराबर है ना, पूरी तरह ढक ले। तो इसका मतलब ढकने के लिए हमें C के ऊपर E का रखना पड़ेगा, B के ऊपर F का रखना पड़ेगा, A के ऊपर D को रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है ना कि ये भुजा बराबर होगी, नीचे वाली भुजा बराबर होगी। चलो पहला ऑप्शन मैं चेक कर लिया था, अगले ऑप्शन की बात करते हैं। AB, तो AB किसके बराबर होगी आप खुद बताओ, DF के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है EF के, AB इज इक्वल टू EF। क्या ये भुजा इसके बराबर हो सकती है क्या, सर्वांग समता तो बिल्कुल ऐसे है अपोजिट में, जस्ट शीशे की तरह, जैसे ये शीशा मान लो है, तो इस प्रकार से सर्वांग समता हमारी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इसको कह रहा है, तो पहले यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे वैसे भी सही होंगे। एंगल AD, देखो एंगल A ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है, बराबर है, साफ साफ बात है। एंगल B और F, मैंने क्या कहा, एंगल B यहाँ पे है और एंगल BF यहाँ पे बराबर होंगे, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने बता दिया है कि सर्वांग समता क्या होती है, सब कुछ बराबर होता है, सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होती है, सब कुछ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 माइनस 300 का 20% का 40% बराबर है। देखो कुछ नहीं कह रहा है यार, ये 100 माइनस 300 का 20% निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 20/100 कर दो। अब ये जो भी आएगा इसका भी 40% लेना है हमें, है ना। इसको क्या हो जाएगा हमारा, ये 100 माइनस 3 दूनी 6 60 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 40% अभी भी लगा दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 40 हो जाएगा, इंटू 40%, यानी 40 का 40% कितना हो जाएगा, 40 इंटू 40। क्या करते हैं इसको, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट हटेगा तो 100 आ जाएगा नीचे ना, तो इसकी वो हो जाएगा, मतलब कट जाएगा 0 0 ना, 4 इंटू 4 4 चक्कू 16, आंसर आ जाएगा 16 हमारा, है ना, पहला ऑप्शन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी HCF 28 दिया हुआ है, उनका लघुत्तम समापवर्त LCM 336 दिया हुआ है, एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो LCM और HCF से संबंधित हमको इससे पता है कि अगर दो संख्याएं A इंटू B हैं तो इन दोनों का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, यानी दोनों संख्याओं का गुणा करो और दोनों संख्याओं का LCM निकालो और HCF निकालो, है ना, LCM और HCF निकालो, दोनों को गुणा करो तो भी बराबर ही आएंगे।
दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल बराबर होता है। तो हमें तीन चीज़ें पता है, एक चीज़ आराम से निकल आएगी। एक संख्या हमारी कितनी है, 112 है। दूसरी हमको पता करना, मान लो B वाली पता करना है, तो HCF हमारा कितना दिया है, 28 दिया हुआ है, और LCM कितना दिया हुआ है, 336 दिया हुआ है। चलो ठीक है भाई, अब भाग करना है तुम्हें, तो 28 से कट जाएगा यह, 28 चौके 8 चक्कू 32 होता है ना, तो 8 चक्कू 32 के 2 और 4 के अंदर 8, 9 10 11, ठीक है कट जाएगा पूरा। अब इसे 4 से काटो, 4 से इसको काटोगे तो कितना जाएगा, 4 और 8 32 जाएगा, और 4 और 8 32, 4 चक्कू 16, 4 4 32 4 चक्कू 16, ठीक है। हाँ तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा है 84, 84 आंसर आएगा हमारा। देखो कहीं ऑप्शन है, हाँ देखो थर्ड ऑप्शन, ठीक है हो गया ना 84, कोई दिक्कत है, सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिया हुआ है 2/3x, देखो नोट कर लो, 2/3x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.06, ये दिया हुआ हमारा। अगली चीज दी हमारी है 0.02y इक्वल टू 1। अब हमें निकालना क्या है, x प्लस वाई की पावर -1 का मान निकालना है। तो देखो इसको क्या मतलब है, x प्लस 1 अपॉन वाई, भाई y की पावर 1 का मतलब 1/y होता है, y की पावर -2 का मतलब कितना होगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है ये चीज़ मैंने बता दी। चलो ठीक है, इसका कोई काम नहीं यहाँ पे फिर भी। तो अब इसको मान निकालना है, तो x हमें पता करना है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहाँ से हमें y की वैल्यू, या तो ये कर सकते हैं, देखो यहाँ पे साफ साफ निकल रहा है 0.02y इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम अगर ये कर लें 1 अपॉन वाई, देखो मल्टीप्लाई में होता है ना, 1 अपॉन वाई कर लो तो कितना मतलब हो जाएगा 0.02, पूरा 1/2 की 1/y ही आ गया हमारा, 1/y इक्वल टू 0.02 निकल आया। अब यहाँ से देखो क्या होगा हमारा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखो, यहाँ से हमें x निकालना था, तो x इक्वल टू 0.6 ऊपर लिखा रहने दो, और ये हो जाएगा 2/3। अब इसको जब सही से सॉल्व करोगे तो 0.6 3/2, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा यानी 0.3 इंटू 3, कितना है 3 3 9, कितना हो जाएगा 0.9, कितना 0.9। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0.9, और y की वैल्यू हमें पता चल गई थी 1/y, तो हमें पूरा पता चल गया था। तो लिख दो x की जगह पे 0.9 और y की जगह पे 0.02, ये तो लिखा ही लिखा हुआ है। तो दोनों को जोड़ दो, कैसे जोड़ेगा देखो, थोड़ा सा साफ कर लो मैं इसको। देखो इसका क्या मतलब है, अब जोड़ना का, अगर तुमको जोड़ना नहीं पता तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे 0.9, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये ऐसे संग जोड़ो, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, और ये जाएगा 9 9 एंड 2, 0.92 आ गया समझ में, पहला ऑप्शन 0.92, ये ऑप्शन सही है, ठीक है आ गया समझ में ना। नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना एक बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 दिया हुआ, y इज नॉट इक्वल टू 1, तब x बराबर है, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, साफ साफ मतलब यही है, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत है, y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 दिया है, तो इसका मतलब है कि अगर हम x प्लस 1 को अगर बराबर के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, तो y के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2, ये हो जाएगा ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारा xy प्लस वाई इक्वल टू x माइनस 2। अब देखो यहाँ पे हम, क्योंकि x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो x एक साइड ले आओ, ये हमारा x का टर्म है, ये हमारा x का टर्म है, तो अब दोनों में से x का कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा y माइनस एक्स, है ना भाई। ये क्या है, ये हमारा x इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो और x निकाल लो तो हमारा y माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ पे कितना बचेगा -2 लिखा रहा, और ये y क्या था, ये प्लस का है, बराबर के उधर इसको ले जाए तो क्या जाएगा माइनस का y, ठीक है आ गया। अब x इक्वल टू -2 माइनस वाई अपॉन, अब बराबर के नीचे लेके जाओ इधर क्या हो जाएगा y माइनस 1। देखो अब कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या हमें, देखो -2 माइनस वाई, कहीं भी -2 माइनस वाई है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे माइनस बाहर निकाला, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकाल लोगे तो हमारा आ जाएगा 2 प्लस वाई, और नीचे से जब माइनस निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस वाई, ठीक है। अब ये वाई माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो बचेगा हमारा 2 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। देखो कहीं ऑप्शन मिल रहा है क्या, 2 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। 2 प्लस वाई या वाई प्लस 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 माइनस वाई, ठीक है पहला ऑप्शन सही है, ठीक है समझ में आ गया। नहीं आया हो तो बताओ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं,
एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं, तो वर्ग का परिमाप कितना है 4 इंटू भुजा होता है, तो भुजा हमारी अगर मान लो ए है तो 4 इंटू भुजा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा परिमाप हो गया इसका वर्ग का। अब यहाँ पे कह रहा है वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई r, बराबर है तो दोनों को बराबर लिख दो पहले तो 4a इक्वल टू 2 पाई r, ये मतलब वो कहने का ना। अब देखो अगर 2 से इसको काट दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2a बराबर पाई r हो जाएगा। तो सीधी सी बात है a अपॉन r निकाल लो हम, a अपॉन a यहाँ पे है r इसके नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे पाई बाई 2, a अपॉन r इक्वल टू पाई बाई 2 बचेगा। ठीक है, जिसको आगे लिख लेते हैं अभी हम अगले क्वेश्चन में, अगले पेज पे लिख लेते हैं। क्या था a अपॉन r इक्वल टू पाई बाई 2, ये निकल आया। अब कह रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल लिख लिया हमने और यहाँ पे क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों का अनुपात निकालना है। तो सीधी सी बात है डिवाइड कर दो, तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर अपॉन यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है ना। अब यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होगी, देखो कैसे a स्क्वायर लिखा रहा, यहाँ पे पाई लिखा रहेगा, यहाँ पे r स्क्वायर लिखा रहेगा। ये देखोगे अगर मल्टीप्लाई इसको ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत है क्या, अगर आपने मैथ्स थोड़ी बहुत पता है तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो a अपॉन और a स्क्वायर अपॉन और स्क्वायर को r स्क्वायर का क्या मतलब है, मतलब तो यही है ना यार कि 1 बाई पाई यहाँ लिखा रहेगा और इसका पूरा का स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से पाई पाई एक कट जाएगा तो बचेगा हमारा पाई बाई 4। आ गया समझ में, पाई बाई 4 बचेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा पाई बाई 4, यानी वर्ग के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना निकला हमारा पाई बाई 4। कुछ नहीं करना था यार, जो चीज़ बराबर दी है हमने उसको बराबर रख लिया, वहाँ से एक रिलेशन निकाल ली, उसको निकाल के अगली बार हमने क्वेश्चन में लिख दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 16 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू 3x दिया है, तो वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में, तो वर्ग का परिमाप हमें निकालना है। तो देखो यार मान लो हमारे पास ये हमारे पास क्या दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है, तो क्या दिया है ए बी सी डी। देखो ये एक तो वर्ग है तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो यानी इसी प्रकार से ए बी बराबर होगा किसके बी सी के, होगा नहीं होगा। तो जब ए बी हमारा, तो ए बी कितना है x प्लस 16 है, बी सी कितना है 3x है, तो ये x इधर लेके आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, यहाँ पे बचाएगा 16, 2 से भाग कर दो 2 अट्ठे 16, यानी x बराबर कितना हो गया हमारा 8। x जब 8 हो गया, अब देखो अभी भुजा नहीं निकली है, x हमारी भुजा नहीं है, भुजा हमारी कितनी है ए बी है, ए बी इक्वल टू कितना दिया था x प्लस 16। अब x की जगह पे 8 रखो प्लस 16 रखो, और 16 8 कितना हुआ 16 8 हुआ 24। ठीक है ना, ए बी मतलब भुजा कितनी निकली 24 निकली। अब वर्ग का परिमाप निकालने की बात कर रहा है, तो परिमाप कितना होता है 4 इंटू भुजा होता है, भुजा कितनी है 24। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 चक्कू 16 के 6 हासिल बचेगा 1 और 4 चक्कू 8 1 9 96 है ना, 96 सेंटीमीटर बचेगा। हमारे फोर्थ ऑप्शन सही है। आया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 0 है। कोई भी 10 संख्या है, मान लेते हैं हमारे पास है a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे करके हमारे पास 10 संख्याएँ हैं a10 तक, है ना। अब इन 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड भी करेंगे, जितनी संख्या है उसे से डिवाइड करते हैं। अब इक्वल टू कितना हमारे पास है 0 है, क्योंकि माध्य 0 दिया हुआ है। अब देखो ऊपर क्या होता है, सभी संख्याओं का सम ही तो होता है, यहाँ पे क्या है सम होता है, तो सभी संख्याओं का सम a प्लस a2 प्लस a3 10 संख्याएँ a10 तक, इनका सम अभी इसकी भाई बराबर की उधर ले जाओ, क्या होगा ये डिवाइड में तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ से निकल आया कि 10 संख्याओं का जो सम है वो कितना है 0 है, सभी संख्याओं का सम कितना होगा 0। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन संख्याओं में 72 और -12 और सम्मिलित कर ले जाएं। ये 10 संख्याएं थी ना, इन सभी 10 संख्याओं में 72 को ऐड किया गया और -12 को भी ऐड कर लिया गया उसमें। ठीक है, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऐसे करके a10 तक गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 संख्याएं और ऐड होने वाली हैं, 72 प्लस -12। ठीक है, ये टोटल संख्याएं हो गई, टोटल संख्याओं का सम हो गया। अब संख्याएं कितनी हो गई हमारे पास, पहले थी 10, 2 बढ़ गई तो 10 2 12।
तो पहले तो ये समझो कि A1 से A10 तक की संख्याओं का योग कितना निकला था हमारा, 0 निकला था। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा हमारा 72 और ये तो प्लस माइनस, ये तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 12/12। ठीक है, संख्याएं भी 12 हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे, अब इसमें से कितना जाएगा, 72 में से 12 का कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 60 और नीचे बचेगा, ये नीचे तो 12 है तो ये कट जाएगा 12 पंजे 60, है ना, 12 पंजे 60। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। जो नया माध्य कितना निकला हमारा, 5। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन निकालना है और पाई बराबर 22/7 हमको लेना है। क्या दिया हुआ है, परिधि दी है। परिधि कितनी होती है हमारी, ये 2 पाई r इक्वल टू कितनी दी है, 44। तो यहाँ पे हमें कितना निकला 2, अभी बताया ना पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 22/7। यहाँ पे r हो जाएगा, ये जगह 44। अब देखो 22 × 2 कितना हो जाएगा, 22 × 2 44 तो हो जाएगा ना, 44, ये 44 गया, बचा कितना r/7 इक्वल टू 1 बचा यहाँ पे। तो r इक्वल टू 7 हो जाएगा ना। तो त्रिज्या हमारी कितनी निकल आई, 7। त्रिज्या कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना था, ऊंचाई दी है h कितनी, 15। बेलन का आयतन निकालना है, तो आयतन कितना होता है हमारा, पाई r² h होता है। अब देखो पाई की वैल्यू फिर डाल दो हमारी 22/7, r की वैल्यू कितनी होगी 7 × 7, 2 बार लिख लिया हमने, यहाँ पे हो जाएगा 15। अब एक साथ से ये 7 कट जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 22 और × 7 × 15। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कर लेते हैं, 7 के साथ 14, 7 के साथ 14 1 15। ठीक है, अब 15 यहाँ पे हो गया। अब 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 30 से चले चक्कू 60 का 0 हो जाएगा, हाँ बस हासिल 6 हो जाएगा और 75 हो जाता ना, 75 और 6, 75 6 81 का 1 यहाँ पे हासिल 8 बचेगा, 15 1 15 और 15 8 कितना हुआ 13, है ना, 15 8 13 तो हुआ। देखो 13 10 कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे, नहीं, 15 8 23 होता है यार, सॉरी 23, देखो गलती हो गई ना, चलो कोई बात नहीं, 23 10। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 23 10 सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कक्षा 7 के शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित समस्या पर चर्चा करना चाहते हैं। तो समस्या देखो पहले क्या है, एक वर्ग को 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक आयत का परिमाप 40 इकाई दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप क्या होगा। इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। तो पहले समस्या समझो है क्या। ये कह रहा था कि एक वर्ग हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ग है, इसको 4 सर्वांगसम आयतों में विभाजित करना है। अगर ये ऐसा ही डिवाइड कर सकते हो, देखो अगर हमको चारों को बराबर रखना है तो बीच से 2 लाइन खींच दो, तो ये हमारी क्या निकला है, इनको कह रहा है कि ये आयत है। क्या ये समझो यार, बाहर जो पहले से वर्ग है, अब वर्ग को 4 बराबर भागों में डिवाइड करोगे तो क्या वर्ग ही तो निकलेगा, आयत कहाँ से निकल आएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये जो वर्ग होता है तो क्या होता है, वर्ग भी एक आयत ही होता है, क्योंकि वर्ग एक ऐसा आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर है। बाकी प्रॉपर्टी तो सब कुछ मैच ही करती ना पहले से ही, है ना, बस केवल भुजाएं ही छोटी बड़ी होती हैं आयत में। अब वो भी बराबर कर दो तो एक प्रकार से क्या हो गया, हमारा वर्ग क्या है, हमारा आयत ही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं क्या है, अगर इसका हमारे पास परिमाप कितना दिया हुआ है 40, यानी इस छोटे वाले का परिमाप 40 दिया हुआ है, तो पूरे का परिमाप क्या होगा, बस इतना ही पूछ रहा था। तो या 10 निकल आएगा हमारा ना, 4 × भुजा होता है तो 40 बराबर दिया है, तो 4 से डिवाइड कर दो, हमारी 10 भुजा आ जाएगी ना, ये हमारी 10 आ जाएगी। तो अगर ये 10 पता होगी तो ये 10 होगी, ये भी 10, तो इस प्रकार से हमारा पूरा परिमाप निकल आएगा। कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखो, इस समस्या को हमने समस्या सॉल्व कर ली पहले, इस समस्या का हल करने के लिए आवश्यक मुख्य गणितीय संकल्पना है। कौन सी संकल्पना हो सकती है, वर्ग, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का परिमाप, वर्ग और आयत की परिभाषा। तो क्या यहाँ पे क्षेत्रफल जैसा हमने कुछ यूज किया क्या, नहीं, तो यहाँ पे हमें आयत का क्षेत्रफल बताने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पूरी गणितीय संकल्पना ये नहीं हो सकती। वर्ग, आयत, सर्वांगसम, परिमाप, शब्दावली का अर्थ, तो क्या ये सही है, हमने वर्ग यूज किया, ठीक है, आयत, सर्वांगसम, परिमाप, इन सभी का शब्दावली का प्रयोग हमने किया है, अर्थ हमको सबको पता था। आयत का क्षेत्रफल यूज किया क्या, नहीं, गलत।
समस्या को हल करने के लिए बीजगणितीय समीकरण, कोई भी हमने समीकरण लगाई क्या? नहीं लगाई। तो इसका मतलब है कि अगर हमें वर्ग, आयत और सर्वांगसम और परिमाप जैसी शब्दावलियों का अर्थ पता हो तो ये समस्या हम सॉल्व कर सकते थे। तो आवश्यक हमारे पास यही थी, ठीक है। इतनी, इससे ज़्यादा हमें किसी भी नॉलेज की जरूरत इसमें नहीं थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यमिक कक्षाओं में बीजगणित शुरू किया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार इस स्तर पर बीजगणित परिचय उचित है, क्योंकि, यानी कहने का मतलब क्या था कि यार बीजगणित पढ़ाना हम स्टार्ट करते हैं माध्यमिक स्तर पर, यानी 6 से 8 के बीच में। जब कक्षा 6 में होता है तो हम बीजगणित पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ये उचित है। क्यों उचित है भाई, ये कह रहा है। तो बच्चा संवेदी गतिक स्तर पर है क्या? तो भाई 0 से 2 पे गतिक पे होता है, संवेदी गतिक पे, तो ये तो ऑप्शन पहला ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। हस्त परिचालकों के साथ वह समझता है, नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब होती है? 2 से 7 होती है। तो 2 से 7 में तो यार वो कक्षा 2 में होगा मुश्किल से। भाई 5 साल में अगर एडमिशन कराओ तो कौन सी कक्षा में होगा? 2 में। तो 2 में हम बीजगणित तो ऐसे भी यूज करते हैं क्योंकि वो तो प्राथमिक स्तर होता है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये भी गलत हो जाएगा। अमूर्त संकल्पनाएं समझ सकता है भाई। और फिर यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, पूर्व संक्रियात्मक के साथ में अमूर्त संकल्पना कैसे समझ सकता है वो बच्चा? ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। बच्चा मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है और वह तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को समझ सकता है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पर है और अमूर्त संकल्पनाओं को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व है। तो देखो यार, यहाँ पे बीजगणित है तो यहाँ पे हम कोई भी अमूर्त चीज वाली कोई बात ही नहीं करते हैं, है ना। बीजगणित का मतलब हम क्या ABCDEFG XYZ में बात करते हैं, है ना। तो ये क्या है, अचर है। तो इसका मतलब क्या है, वो तार्किक संरचना का निर्माण कर रहा है ना। तार्किक संरचना का निर्माण करने के द्वारा मूर्त अनुभवों को भी समझ सकता है, यानी संख्याओं को। यार XYZ क्या है, x की वैल्यू XY ABCD कुछ भी हो सकती है ना। x की वैल्यू x की वैल्यू क्या, 5 6 7 10 कोई संख्या, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें वो समझ सकता है। तार्किक संरचना का निर्माण वो करने लायक हो जाता है। किस स्टेज में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 7 से 11 में। और 11 अगर हम 5th में एडमिशन कराएं तो क्या मतलब होगा, वो 11 जब साल का होगा तो वो 6th क्लास में ही होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। और 6th क्लास में हम क्या बीजगणित पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस हिसाब से भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री शर्मा ने घातांक पर शिक्षार्थियों को कार्य दिया। एक उत्तर पत्रक इस प्रकार था। तो पहले तो ये पढ़ लेते हैं उत्तर पत्रक क्या है। 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, ठीक है। 3 2 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। 3 की पावर 2 4 की पावर 2 इक्वल टू क्या किया इसने बच्चे ने, देखो यहाँ पे क्या किया, 4 तिहाई 12 ये गुणा कर दी उसने और फिर ऊपर का जोड़ के लिख दिया, 2 2 4 लिख दिया। तो क्या ये चीज़ सही होती है क्या यार? भाई 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 को ऐसे सॉल्व करोगे क्या? नहीं, ये गलत है। अगले ऑप्शन की बात करते हैं। 3 की पावर 3 डिवाइड बाय 3 की पावर 5, यानी अगर आधार समान है तो घाते क्या होती हैं, घट जाएंगे। किसमें? भाग में, क्योंकि यहाँ पे भाग का निशान लगा तो घाते घट जाएंगे। 3 की पावर -2 आ गया। तो यहाँ पे उसने बच्चे ने सही किया है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो क्या किया उसने, आधार समान है, फिर से उसने 20 - 14 6 किया, बिल्कुल सही बात है। 5th ऑप्शन क्या है, 9 की पावर 3 और डिवाइड बाय 18 की पावर 6, फिर उसने यहाँ पे गलत कर दिया। भाई 9 की पावर 3 और डिवाइड बाई 18 की पावर 6 दिया है तो उसको 1/2 ऐसे आपस में इनको नहीं डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे 3 और 4 की मल्टीप्लाई उसने करी थी, उसी प्रकार से 9 और 18 को उसने डिवाइड कर दिया। तो क्या ये चीज़ सही है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखो क्या कह रहा है कि बच्चा घातांक के नियम समझ गया है और भली प्रकार से उसका उपयोग कर सकता है। क्या अनुपयोग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ गलती कर रहा है। देखो समझ गया है लेकिन उसकी त्रुटियाँ, लेखन में त्रुटियाँ हैं। यहाँ पे लेखन त्रुटि कोई नहीं है। बच्चा घातांक के नियम समझ गया है और लेकिन उसे दो संख्याओं वाले भाग वाले सवालों का अभ्यास नहीं है। तो ये भाग तो कर ही ले रहा है यार, भाग वाले सवालों की कोई बात नहीं है इसमें। यहाँ पे जहाँ आधार समान होता है उस केसों में घातांक के नियमों को समझ गया है, लेकिन जहाँ आधार अलग है उस केस में संकल्पना को समझ नहीं सका है। यही ऑप्शन सही है ना। क्या कहा, 3 की पावर 2 4 की पावर 2, तो आधार भिन्न भिन्न थे तो उसने मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार ज्यामितीय समझ के 5 स्तर हैं, ठीक है। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, दृढ़ता, ठीक है। कक्षा 7 के शिक्षार्थियों को चतुर्भुजों को उनकी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए कहा गया, यानी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करना है। तो जैसे बच्चा है कोई, तो वो वर्ग को, आयत को, समचतुर्भुज को
है ना, अलग अलग कर दे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग है ना। तो यानी जितनी भी आकृतियां हैं उनकी प्रॉपर्टीज को वो समझता है ना। तो जब बच्चा किसी भी आकृति की प्रॉपर्टीज को समझने लगे, है ना, और उसके अनुसार उसका वर्गीकरण करने लगे, विश्लेषण करने लगे, तो वो क्या हमारी स्टेज होती है, एनालिसिस करने लगे, तो क्या होती है, एनालिसिस स्टेज ही होती है। उसको एनालिसिस बोलते हैं भाई। वर्गीकृत करने का क्या मतलब है, एनालिसिस करना, है ना, विश्लेषण करना, किसके, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, है ना, यानी प्रॉपर्टीज बच्चा समझने लगता है, बस यही मतलब है। और चाक्षुषीकरण क्या होता है, बच्चा जो है देखने के अपने आधार पे, देखो यार इस पे मैंने एक वीडियो बना दी है अभी, बस अपलोड नहीं हुई है, इसको अपलोड कर दूंगा, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख ले, बहुत अच्छे से बनाई है मैंने, पूरा एक ही टॉपिक में समझाया हुआ है, ठीक है, तो इसको देख लेना। यहाँ पे क्या है, ये विश्लेषण हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 8 को निम्नलिखित कार्य दिया गया। एक खुला बक्सा 50 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर की मेटालिक शीट से बना हुआ है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई 30 और 15 दी हुई है। बक्से की संभावित ऊंचाई क्या है, इस बक्से का आयतन भी ज्ञात करना है। तो यह कार्य की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है, तो ये हमारे पास कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए अभी देखते हैं। तो ये कहने का मतलब था कि हमारे पास ये शीट दी हुई है, ठीक है, अब इसमें हमें आयत वो निकालना है, बॉक्स बनाना है, ओपन बॉक्स। तो ओपन बॉक्स बनाने का मतलब क्या है कि भाई ऊंचाई तो चारों तरफ बराबर होगी ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ जो हम कट करेंगे, ये चीज़ बीच की हमारी, ये हमारा क्या होगा, ये हमारी तली हो जाएगी बक्से की, है ना, और ये हमारी हाइट हो जाएगी। इसको कट करके ऊपर उठाएंगे। तो ये चीज़ है, अब समझ लो क्या कह रहा है कि ये निम्न स्तरीय मांग है, क्योंकि यह आयत फलकी के आयतन के सूत्र की मांग करता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यार यहाँ पे आयत का सूत्र मांग ले तो वो निम्न स्तरीय मांग हो गई। बाकी चीज़ें भी देखो, बाकी चीज़ें हमने जो बनाया है इस पर भी तो कुछ गौर करना चाहिए, है ना। तो आगे देखते हैं। निम्न स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि सम्मिलित संकल्पनाओं और आवश्यक प्रक्रिया के मध्य कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे संकल्पना का क्या मतलब, संकल्पना का मतलब है कि यार हम समझ पाएँ कि आयत होता है, फिर उससे अगर हमें समान ऊंचाई निकालनी है तो ये हमें बीच में इस प्रकार से कट करना होगा। ऐसा नहीं है कि किनारे कट कर लें। तो ये संकल्पनात्मक ज्ञान तो हम, संकल्पना तो हमें होनी चाहिए ना इस चीज़ की भी, ठीक है। तो इसके बीच में और आवश्यक प्रक्रिया के बीच में कोई संबंध नहीं है, गलत है भाई, बिल्कुल संबंध है यार। आयत का परिभाषा और ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, कैसे, तभी तो हम कर पाएंगे कुछ, ठीक है। संकल्पनात्मक ज्ञान तो हो गया हमारा। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि आरेख बनाते हुए अनेक संभावित स्थितियों के बीच संबंध बनाते हुए समस्या का हल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं सही लग रही है। समस्या का हल तो हम कर सकते हैं, बॉक्स बनाने की बात करें तो हम बॉक्स बना सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन देखो यार, सबसे बेटर दिया हुआ है यहाँ पे, उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग, क्योंकि यह संकल्पनात्मक समझ के उपयोग की मांग करता है ना। उपयोग की मांग हमारी, इसलिए हमारी उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग हो गई। भाई जो चीज़ हमने बनाई है, जो चीज़ हमने सीखी है, जो भी संकल्पना हमारे दिमाग में आई है, आयत क्या होता है, या फिर इसकी कटिंग कैसे करते हैं, हाइट या क्यूबॉइड क्या होता है, ये सब चीज़ें हमारी संकल्पनात्मक ज्ञान है। तो संकल्पनात्मक समझ का उपयोग भी तो कर पाएँ। उपयोग कहाँ पे हुआ, बॉक्स बनाने में, ठीक है, और जिसमें कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया भी निहित है ना। जब उपयोग की बात आ गई तो भैया ये सबसे ज़्यादा उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक मांग हमारी हो गई, ठीक है। इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, बाकी हमारे गलत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्री नदीम ने रेखाओं और कोण के प्रकरण को पूरा करने के बाद कक्षा को निम्नलिखित कार्य दिया। रेखाओं और कोणों के बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आकृति पर 2 मिनट बोलिए। यानी उसने चैप्टर पढ़ाया, उसके जस्ट बाद वो कह रहा है कि आप इस पर बोलिए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम अभी थोड़ा ढंग से चर्चा करेंगे, है ना। ऑप्शन पढ़ेंगे उसके बाद। अब देखो जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो जितने भी क्वेश्चन हो सब में तो ये करिए कि जो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो सकता है उसको तो कट करके पहले ही अलग कर दो। ये हर क्वेश्चन में आप लोग करिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रकृति में मननपूर्ण है, हो सकता है समय बिताने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। यहाँ पे समय बिताने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या, बच्चे खाली तो बैठे नहीं थे यार कि हम समय बिताने उनको, तो ये ऑप्शन हमारा समय की से यहाँ पे कोई बात नहीं, तो इसको हटा दो किनारे। सेकंड थर्ड की बात करते हैं। प्रकृति में खोज परक योगात्मक आंकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है मननपूर्ण और रूपात्मक आंकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। देखो दोनों ऑप्शन थोड़ा सा लग रहा है कि मे भी सही हो सकते हैं, तो अभी इनको रहने देते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखते हो पहले। संप्रेषण करने और खाली समय के दौरान कक्ष में गणितीय चर्चा को प्रोत्साहित करता है। फिर वही बात है यार, यहाँ पे समय बिताने की बात कर दी, यहाँ पे भी खाली समय के दौरान की बात कर दी। तो बच्चे खाली तो ना बैठे यार, उनको तो पढ़ाया जाता है पहले से ही। तो हमारा पहला और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब देखो बात करते हैं सेकेंड और थर्ड की।
क्या कह रहा है थर्ड में, प्रकृति में खोज परख। तो एक एक वर्ड का एक एक जो लाइन लिखी है उसका मतलब समझो, आपको बहुत आसानी होगी। प्रकृति में खोज परख, यहाँ पे यार कक्षा में टीचर पढ़ा रहा था, कोण क्या है ना, रेखाएं क्या हैं, भुजाएं क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो वो प्रकृति का कोई एग्जाम्पल नहीं ले रहा है या फिर कोई चीज़ बच्चा दिखा नहीं रहे हैं कोई चीज़ें, है ना, तो वो प्रकृति में खोज परख तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति में खोज परख तो यही ना बच्चे खुद खोज करें, वहाँ पे बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात करते हैं योगात्मक आंकलन की। योगात्मक आंकलन क्या होता है, एक तो एक फिक्स टाइम के बाद जो हमारी फिक्स एग्जाम होते हैं, है ना, जैसे छमाही एग्जाम बोल दिए, सालाना एग्जाम हो गया, वो जो होते हैं वो हमारे योगात्मक आंकलन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका एक रीजन, उसका योगात्मक आंकलन का एक काम और होता है कि उसको नंबर देना, है ना भाई। जब एक समेटिव असेसमेंट का मतलब ही यही है कि ना पूरा साल बाद के हमने देखा कि हाँ बच्चे ने क्या क्या चीज़ें उसने सीख ली हैं, है ना, किस किस चीज़ में वो पारंगत हो चुका है, कोई भी चीज़ है। इस प्रकार का जब हम योगात्मक आंकलन एक टाइम के बाद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात इसी में योगात्मक आंकलन में ये होती है, ये होता है अधिगम का आंकलन, ठीक है, ये चीज़ वर्ड याद रखना, इसको कहते हैं अधिगम का आंकलन, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, ये कह रहा है मननपूर्ण है। बिल्कुल यार, कक्षा में पढ़ाया गया है तो बच्चे अब सोचेंगे कि मैंने क्या पढ़ा, अभी जस्ट मैंने क्या पढ़ा, अभी इसमें मुझे किस प्रकार से उत्तर करना है, तो ये मननपूर्ण हो गया। और रूपात्मक आंकलन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। रूपात्मक आंकलन की एक चीज़ खास ध्यान रखो कि ये पढ़ाते समय ही किया जाता है ना। जब बच्चे पढ़ाया गया, कोई टॉपिक पढ़ाया गया, पढ़ाते समय उसी टाइम पूछ लिया जाता है। जब उसी टाइम टीचर ये सोचे कि बच्चे ने क्या क्या समझ में आया, जो मैंने टॉपिक जस्ट अभी पढ़ाया है, कहाँ पे उनको दिक्कत आ रही समझने में है, कहाँ पे समस्या आ रही है, क्या चीज़ें मुझे और पढ़ानी है, किस तरीके से मुझे क्या नए एग्जाम्पल लेने हैं, जब इस तरह की चीज़ें बच्चे में वो टीचर खोजने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, या इसको बोलते हैं रूपात्मक आंकलन। और इसी को बोलते हैं हम, इसमें आता है हमारा अधिगम के लिए आंकलन, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है। रुको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यह आता है अधिगम के लिए आंकलन। अधिगम के लिए का मतलब क्या है, जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम बच्चा क्या नहीं सीख पा रहा है, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ रही है, अधिगम में उसके कहाँ समस्या आ रही है, अधिगम में समस्या आ रही है ना। इस चीज़ को कहाँ से देखते हैं हम, रूपात्मक आंकलन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन में आते हैं हमेशा, योगात्मक आंकलन और रूपात्मक आंकलन, ठीक है। तो अभी अगली वीडियो में एक मैं पूरे ढंग से बताऊंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चीज़ आप देख रहे हो, योगात्मक आंकलन ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा है थर्ड ऑप्शन, मननपूर्ण और रूपात्मक आंकलन के लिए प्रयुक्त किया सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, क्योंकि मैं सोचा था कि बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊँ मैं इसको। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कक्षा 7 का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है ना। कक्षा 7 के बच्चे ने एक परिभाषा दी, आयत एक चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठ या फलक समानांतर और समान है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है वो, आयत जो है एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी विपरीत पृष्ठ के भुजाएं वो कहना चाह रहा है, मतलब ये है ना, क्या है, समानांतर तो होते ही हैं और समान भी होते हैं। सही बोला ना उसने, बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं, परिभाषा यह बताती है कि बच्चा आकृति को नहीं पहचान सकता है क्या, गलत भाई, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। वो खुद कह रहा है ना आयत में ऐसी चीजें होती हैं, तो बिल्कुल सही बात है, आकृति को पहचान सकता है। आकृति की सही विशेषताओं को नहीं जानता है भाई, चतुर्भुज के अंदर ही तो आप जानते ही हैं क्या होता है, समानांतर और समान होती हैं, है ना, तो वो चीज़ समझ रहा है वो। आकृति और विशेषताओं को जानता है लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है, तो यहाँ पे भी उसने किसी भी विशेषता की आवृत्ति या मतलब दोबारा उसने नहीं बोला है ना, ये भी हमारा कट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देखो, कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है ना। आयत एक चतुर्भुज है जिसकी विपरीत पृष्ठ या फलक समानांतर और समान है। केवल उसने भुजाओं की बात करी है, केवल यहाँ पे भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, समान हैं, यहाँ भी भुजा बराबर है, समान है, लेकिन कोणों की यहाँ पे कोई बात नहीं करी उसने, यानी कुछ विशेषताएं उसने क्या करी जो महत्वपूर्ण है। क्या होता है महत्वपूर्ण, आयत में 90 डिग्री, ये चीज़ बताना ज़रूरी है कि सभी कोण हमारे 90 होते हैं। अगर हम इस ऐसे ही बात करें तो ये भी तो हमारा समचतुर्भुज जो है समान आयत, इसको भी तो आयत बच्चा बोल सकता है क्योंकि ये भी बराबर है, ये पैरेलल भी हैं, ये भी बराबर है, ये भी पैरेलल है, उसके साथ तो ये भी आयत हो जाएगा जो डेफिनेशन उसने बताई है उसके हिसाब से। लेकिन क्या ये आयत है, नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे था 90 अंश डिग्री बताना इसका, वो उसने बताया ही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा।
कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा को पूरा करने में कुछ महत्वपूर्ण बातें उसने छोड़ दी हैं। क्या? 90 डिग्री की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेखीय व्यंजक के योग में एक सामान्य त्रुटि है 5y + 3 = 8y। इस प्रकार की त्रुटि को कहा जा सकता है। किस प्रकार की त्रुटि है? मैं 80% कह सकता हूं कि जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। मैं बताता हूं क्यों। देखो ये सिंपल बहुत क्वेश्चन है। अगर जिन लोगों को डिफरेंस पता है, किसमें यहाँ पे बात कर रहा है? रेखीय व्यंजक की, है ना। क्या कह रहा है? रेखीय व्यंजक। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं रेखीय, एक चीज़ और होती है रेखीय समीकरण, जिन्होंने थोड़ा डीप में पढ़ा होगा। रेखीय समीकरण दोनों बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या अलग? व्यंजक में कभी भी हमारा इक्वल टू का साइन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। समीकरण में इक्वल टू का साइन होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँ, समीकरण की बात करूँ मैं पहले, y = 5x + 2, है ना। y = 5x + 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन बीच में दिया हुआ है, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे कुछ हम किसी चीज़ का मान निकालेंगे, जैसे y का मान निकल सकता है हमारा, तो y = कुछ आएगा ना, y = कुछ आएगा, तो इसका मतलब हम इसका मान निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब हम व्यंजन की बात करते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है वो 10y + 2x + 3, है ना। अब ये चीज़ लिखिए, ये क्या है? ये है हमारा व्यंजक। इसमें कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं होता है। कभी कभी हम जब सॉल्व कर रहे होते तो इस प्रकार का तीर जैसा निशान ये लगा लेते हैं, लेकिन ये इक्वल टू का साइन नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इसको इक्वल टू का साइन नहीं कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम नेक्स्ट लाइन सॉल्व कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर, जैसे यहाँ पे हमने तीर लगाया, फिर यहाँ पे कुछ सॉल्व किया, फिर अगला तीर लगाया, है ना। तो ये इक्वल टू का साइन कभी नहीं होगा। इस प्रकार का हम चिन्ह लगा सकते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई, ये हमारा व्यंजक है और ये हमारा समीकरण है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पे रेखीय व्यंजक की बात कर रहा है और नीचे कह रहा है कि 5y + 3, क्या कह रहा है? 5y + 3 = 8y। उसने क्या किया? इक्वल टू का साइन का यूज़ कर लिया। व्यंजक कह रहा है और फिर इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? गलत हो जाएगा ना यहाँ पे। इसका मतलब है कौन सी त्रुटि है? तुच्छ त्रुटि है? नहीं, ये संकल्पनात्मक त्रुटि हमारी है ना। कॉन्सेप्चुअल एरर है। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है यार तुम्हारा रेखीय व्यंजक और रेखीय समीकरण में। ठीक है, अब आ गया समझ में? तो ये हमारी संकल्पनात्मक एरर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, लग रहा हो कि मैं थोड़ा बहुत ठीक पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करना है आप लोग को? वीडियो जो उसको है क्या, चैनल सब्सक्राइब कर दो बस यार, है ना। और वीडियो शेयर कर देना जितने लोगों को हो सके। तो चैलेंज करो यार लोगों को, क्या क्या तुमको ये क्वेश्चन आता है? दिखाओ वीडियो, ये क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट लेके पूछो उनसे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर है, कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक से निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए। कोई अनुच्छेद दिया हुआ है। प्रबल ने 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पर बैंक में 5,000 रुपये जमा किए। 2 वर्ष बाद उन्होंने 3,500 पढ़ने वाली मेज खरीदने के लिए निकाले, है ना। 5% की दर से उन्होंने 5,000 रुपये जमा किए, फिर 3,500 रुपये उन्होंने 2 साल बाद निकाल लिए। ठीक, उसके बाद पास में बची राशि को 2 वर्ष के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से फिर जमा करा दिया, है ना। यानी पैसे जमा किए, कुछ खर्च किए, फिर उसने जमा कर दिए बचे हुए पैसों को। ठीक है, 2 वर्ष बाद वह कितनी राशि प्राप्त करेगा? अब ये प्रश्न क्या है? इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षार्थियों को कौन सा मूल्य विकसित किया जा सकता है? ईमानदारी का। क्या यहाँ पे कोई ईमानदारी जैसी बात हो रही है क्या? नहीं, उसने कोई चोरी डकैती नहीं करी थी जो हम ईमानदारी की बात कर रहे हैं, है ना। कुछ भी नहीं किया उसने। ईमानदारी और चोरी डकैती की बात हो नहीं रही, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। धन की बचत करने और उसे समझदार तरीके से खर्चना। निष्ठा, यहाँ पे निष्ठा की कोई बात नहीं हो रही है। सादगी और दूसरों की सहायता करना, दूसरों की सहायता वो कर नहीं रहा है। किस चीज़ की निष्ठा की यार? यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है धन की बचत करने की। भाई उसने पहले 5,000 रुपये जमा किए थे, है ना, सिंपल सी बात है। फिर उसने 3,500 रुपये निकाले क्योंकि उसका ब्याज मिल गया ना 3,500 रुपये। उसके बाद कुछ पैसे बचे, फिर उसने इन्वेस्ट कर दिए, है ना, बैंक में डाल दिए, फीस 5% की दर से। तो क्या कर रहा है वो? और खर्च भी किए, किस में? पढ़ाई में खर्च किए। तो वो क्या समझदार तरीके से वो खर्च कर रहा है और धन की बचत भी कर रहा है। तो बस इस चीज़ को सिखाया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा 6 से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। तो ये कथन हमारा, इसको अभिव्यक्त करना है। देखते हैं क्या लिखा है। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियाँ हैं। यदि मेघा के पास x टॉफियाँ हैं तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होंगी? ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। तो इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? तो ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं। क्या स्टेज होती हैं हमारी? ज्ञान, बोधन, प्रयोग,
विश्लेषण, संश्लेषण और लास्ट में क्या आता है, मूल्यांकन। हमारे कितने स्टेप हो गए, ज्ञान, बोधन, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, कितने 6 स्टेप हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये कौन सी स्टेज हो सकती है, किस क्षमता की वो विकास कह रहा है। तो देखो यार, यहाँ पे ज्ञान की तो बात है। ज्ञान क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन हमें दी गई कि बताया गया, हमको समझाया गया कि यार ये चीज़ ऐसी की जाती है, वो हमारी क्या होती है, वो बोधन होता है, वो हमारा ज्ञान होता है। इन्फॉर्मेशन देना ज्ञान होता है। बोधन की जब बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमने किस चीज़ को अपने मन में समझ लिया है कि हमारे पास अगर नेक्स्ट सामने कोई समस्या आती तो उसको हम सॉल्व कर लें, समझ तो पाएँ कम से कम समस्या है क्या हमारी, तो वो चीज़ हमारी बोधन में आती है। विश्लेषण की क्या बात होती है, विश्लेषण को कहेंगे कि यार कोई समस्या है, उसको हम विभिन्न छोटे छोटे भागों में अलग अलग करके उसको अलग तरीके से देख पाएँ। संश्लेषण की बात करते हैं, कुछ हमारे पास कुछ अलग अलग जो है हमारे पास समस्याएं हैं या कोई चीज़, हम उसको फिर सम्मिलित करके एक पूर्ण रूप में हम देख पाएँ, इसका संश्लेषण का मतलब होता है। ठीक है, हर स्टेप का मैं मीनिंग बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ संश्लेषण या विश्लेषण जैसी यहाँ पे चीज़ हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत हो गए। ज्ञान की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कोई दे नहीं रहा, यहाँ पे बचा हमारा बोधन। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब जब तक बच्चा क्या नाम है, रेखी व्यंजक की समझ उसके अंदर विकसित नहीं होगी, बच्चे में जब तक रेखी व्यंजक लिखने की समझ विकसित नहीं होगी और इस सेंटेंस को वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, इसका कॉम्प्रीहेंशन नहीं कर पाएगा, तो वो कैसे लिख पाएगा उसको व्यंजक के रूप में। और यार बोधन का मतलब ही क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन। तो देखो हमारा क्या सेकंड ऑप्शन ही सही है, बोधन। बोधन का मतलब होता है समझना यार, उस चीज़ को अपने मन में उस चीज़ को बैठा लेना कि यार प्रोसेस कैसे हो रही है ना। तो चलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगले क्वेश्चन तक देखते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। p बराबर 3 की पावर 2000 प्लस 3 की पावर माइनस 2000 दिया हुआ है। ऐसे ही q दिया हुआ है, q इक्वल टू 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000। अब यहाँ पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखो यार, यहाँ पे p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। इसको ऐसे भी बोलते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को क्या बोलते हैं, p प्लस q ब्रैकेट में p माइनस q, है ना। a प्लस b, a माइनस b वाला वही फॉर्मूला है, बस ए ओ पी लिख दिया है। ठीक है, तो हमें क्या पहला टर्म निकाल दो, ए पी पता है, क्यू पता है, पी पता है, क्यू पता है, तो भाई पी प्लस क्यू निकाल लो। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो होता ही, बीच में ब्रैकेट निशान लगा हुआ है, पी माइनस क्यू, दोनों को अलग निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हो। तो मैं करता हूँ पहला ऑप्शन, पहला देखते हैं क्या है, पी प्लस क्यू करते हैं। तो पी लिखो यहाँ पे, पी बराबर कितना है 3 की पावर 2000, है ना, प्लस 3 की पावर माइनस 2000। सिंपल, यहाँ पे पी प्लस करना है क्योंकि यहाँ पे फिर क्यू लिख दो, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारी दी है 3 की पावर 2000 माइनस 3 की पावर माइनस 2000। सिंपल है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 2000 मैच कर रहा है, 3 की पावर 2000 मैच कर रहा है, लेकिन ये एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सीधी सी बात है ये घट जाएंगे। घटना बोल लो यार, सिंपल हम लोग काट देते हैं ना, वैसे कर लो, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, ये दोनों जुड़ जाना चाहिए, देखो ये और ये जुड़ जाएगा ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 की पावर 2000। सिंपल सा है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला बात कर लेते हैं p माइनस क्यू। ऐसे ही जब हम p माइनस क्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे p की वैल्यू रखोगे, तो p दिया हुआ है हमारे पास, वही चीज़ 3 की पावर माइनस 2000, कुछ नहीं करना है यार यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे माइनस की बात, पहले प्लस था तो प्लस कर दिया था हमने, सिंपल ऐसे लिख दिया था। अभी माइनस की बात करा तो ये क्या होगा, ये हमारा, अब यहीं पर सोचो कि यहाँ पे अगर माइनस कर दिए हम तो अंदर के सब साइन चेंज होंगे ना, तो ये जो हमारा प्लस का आया था अभी नेक्स्ट लाइन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 की पावर 2000। अभी ये जाएगा माइनस का था, अभी जाएगा प्लस का 3 की पावर माइनस का 2000। आ रहा समझ में। अब देखो 3 की पावर 2000 और यहाँ पे है माइनस की 3 की पावर 2000, ये प्लस का है ये माइनस का है, अब ये घट जाएंगे, है ना। अब क्या बचेगा, अब बचेगा हमारे पास ये दोनों प्लस के हैं तो ये जुड़ेंगे, तो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर माइनस का 2000। आया समझ में। अब देखो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा। अब इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है। आया समझ में, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई। तो 2 इंटू 3 की पावर 2000 घोड़े 2 इंटू 3 की पावर माइनस का 2000। अब देखो 2 2 4 तो हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब 3 की पावर 2000, अब यहाँ पे 3 की पावर माइनस 2000 है, तो उसको नीचे ले जाते हैं ना इसके, 3 की पावर 2000। अब ये पूरा कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1। अब 4 की मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे, 4 एकन 4 हो जाएगा, 4 एकन 4। ठीक है, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया, इतना डिटेल में कोई भी करके यूट्यूब पे आपको नहीं बताएगा। आया समझ में। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस और कुछ मैं आपसे नहीं कहता हूँ।
ठीक है, इतना तो कर ही दीजिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल है। बहुत सा आसान क्वेश्चन। देखो यार, 9 के वर्ग की बात करें तो 9 का वर्ग कर दिया, 125 का घनमूल, तो यहाँ पे हमारा एक घनमूल हो गया 125 का। तो 9 का इस वर्गमूल का क्या मतलब, 9 9 81, 81 हो जाएगा। ऐसे ही 5 का वर्गमूल कितना होगा, 125 का वर्गमूल 5 होगा, है ना भाई। क्या होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, 55 25 25 पंजे 125, है ना। तो इसका घनमूल कितना होगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 से 81 को डिवाइड करना है यार, सिंपल सी बात है, डिवाइड कर दो। 5 एकन 5 चला जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ पे 31, 3 शेष हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और 5 छक्का 30 बचेगा, एक शेषफल आ गया हमारा। सिंपल सी बात है यार, है ना। शेषफल कितना बचेगा भाई, भाग करने पे शेषफल ही तो पूछ रहा था, आ गया आंसर हमारा। बस सिंपल, कितना सिंपल है यार, कुछ दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है √16, फिर उसके अंदर √8 लिखा हुआ है, फिर उसके अंदर भी √4 लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। ये हमारे लिखा हुआ है 16, ये लिखा हुआ है 8, ये लिखा हुआ है 4। तो यार देखो, सबसे पहले तो इसको देखो क्या करेंगे भाई, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो बाकी से हम लिखा रहने दें और इसको कर दें 8। यहाँ इसका वर्गमूल कितना होगा 2 होगा, तो भाई वर्गमूल लिख दिया 2। 8 का 8 8 हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारा 16 बाहर लिखा रहा, इसके अंदर 16 लिख दिया। अब 16 4 × 4 होता है ना भाई, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 16 × 4 हो गया। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें निकालना था, अब देखो कितना हो जाएगा 4 × 4 × 4, ये हो गया ना। अब इसमें से इसका तो पेयर बन गया, तो ये हमारा 4 तो निकल आएगा, हम वहाँ पर ये 4 बच जाएगा। लेकिन इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर में लिख देता हूँ अभी, तो यहाँ पे जाएगा 4, यहाँ पे ऐसे देखो 4। अब इस 4 को लिख देते हैं 2, यानी 4 4 4 दूनी 8। ठीक है ना, आया समझ में, 8 आएगा आंसर। सिंपल, कुछ नहीं है दिक्कत यार, सबको बस भाई, क्योंकि उसके अंदर लिखे हुए तो क्या मल्टीप्लाई करके आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये सब, कुछ क्वेश्चन हैं जो टिपिकल हैं, जो मैंने बता दिए हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा देखते हैं। 59 की बात करते हैं। लिखा हुआ है 1.2 × 10⁻30 का आधा है, जो कहे वो करो, कुछ हमें नया कुछ नहीं करना है। 1.2 × 10⁻30 का आधा की बात कर रहा है, कर दिया था, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो, अब इस 2 से अगर इसको हम भाग करें तो कितना आ जाएगा भाई, भाग करने पे हम इस संख्या को थोड़ा भाग कर देंगे यार, जो हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पे छोटी संख्या लिखी है इसको भाग करो, तो 2 पंजे 12 है ना, 2 छंग 12, 2 छंग 12, तो ये हमारा 0.06 हो जाएगा, 0.6 भाई, ऐसे भाग होगा ना 0.6, इतना तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। तो अब लिख लेते हैं 0.6। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻30। देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, यहाँ पे 6.0 है, यहाँ पे भी 6.0 है, यहाँ पे 0.6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ 5⁻30। यहाँ पे 5⁻30 क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो नहीं मैच कर रहा है। 1.2 भी यहाँ पे नहीं है। अब देखो क्या कुछ करना है, इसका मतलब हमें और भी आगे इसको सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 6.0 की बात कर रहा है, तो इसको हमें 6 बनाना पड़ेगा। 6 कब बनेगा, जब इसमें हमारी 10 की मल्टीप्लाई हो। तो अब वो 10 कहाँ से लेके आएंगे हम, यहाँ से, तो 10⁻30 से एक पावर कम करेंगे, 10⁻29 कर लो, और वो जो 10 निकला हमारा उसकी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या समझे, 0.6 लिखा और एक 10 यहाँ से निकाल लिया, ऐसे लिख दिया, और यहाँ से एक पावर कम कर दो, कोई दिक्कत है, बिल्कुल बेसिक है ये चीज़। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 6.0 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। 6.0 का मतलब क्या है, 6 की पावर 6 × 10⁻29। देखो कोई आंसर मिल रहा है 6.0। हाँ, ये देखो सेकंड ऑप्शन मिल रहा है, यही ऑप्शन हमारा सही है। ऐसे कर सकते हैं यार, जब हमें दशमलव आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप बताओ मुझे कमेंट में, मैं इसके पे पूरा डिटेल में बताऊंगा किसकी मल्टीप्लाई, घातें कैसे, हट गुणा भाग होता है। ठीक है, मैं हर चीज़ बता दूंगा आप लोग को, बस बताओ आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है 2/3, 23/30, 9/10, 11/15, 4/5 को आरोही क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह है। अब ये हमारी संख्याएं लिखी हैं, और इनको आरोही क्रम में पहले लिखो, उसके बीच की संख्या क्या आएगी वो हमें पता करनी। तो पहली बात तो ये समझो, इसको हमें आरोही क्रम में कैसे लिखना पड़ेगा भाई। देखो आरोही क्रम में लिखना आसान होता है कब, जब हमारी हर है ना, हर जब हमारे समान होते हैं तब हमारे लिखना आसान होता है। लेकिन यहाँ पे हर हमारे समान नहीं है, तो हमारी एक ओल्ड टेक्निक है, क्या बोलते हैं उसको भाई, पहले हर समान कर लो,
उसके बाद देख लो, तो यहाँ पे देखो हम हर समान आराम से इसको कर सकते हैं। देखो कैसे लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 23/30 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9/10, यहाँ पे लिखा है 11/15, यहाँ पे दिया हुआ है 4/5। अगर हम एक चीज़ देखें यहाँ पे तो साफ साफ नज़र आ रही है, यहाँ पे 30 है और यहाँ पे बाकी जगह पे यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 5 है, 10 है, 3 है। तो इसका मतलब हम इसको सभी के हर को हम 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये संख्याएं सभी अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, है ना, सभी अलग अलग संख्याएं हैं। तो इसको अब कैसे हर को हम कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सी देखो यहाँ से अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 10 या 30 हो जाएगा, ऊपर 20 हो जाएगा। तो क्या लिख लें, देखो मैं 20/30 हो जाएगा ये, ठीक है, इसको उतने ही रहने दो, 23/30। अब यहाँ पे यहाँ कितना है, 9/10 है, तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा, 10 या 30, और ऊपर कितना हो जाएगा, 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27/30 हो जाएगा। ऊपर कितना है, ऊपर भी हमारा 15 दूनी 30 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा हमारा, 2 से काम चल जाएगा, तो 11 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। यहाँ पे 15 15 30 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं 4/5 की। अब इसको 5 6 30 हो सकता है ना, तो 5 से 6 की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे जगह 5 6 30 और 4 6 24, ठीक है, हो गया ना। अब जब हो गया हमारा, सबके हर समान है, बिल्कुल है। अब जो सबसे छोटी संख्या अंश में है वो सबसे छोटी है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी है। तो यार देखो यहाँ पे 20 सबसे छोटा है, तो 20 यहाँ पे लिख लो, 20/30। अब आरोही क्रम में लिखना स्टार्ट किया है। 20 से बड़ा क्या है हमारा, 22 है, तो 22/30 लिख लो यहाँ पे। अब इससे बड़ा क्या है हमारा, ये है हमारा 23/30, ये लिख लिया। ये उसके बाद क्या है हमारा, 24 है, 24/30। अब क्या है, 27/30, ठीक है। अब आरोही क्रम में हो गए। अब कह रहा है बीच में कौन सा है, तो बीच में देखो हमारी कौन सी है, 23/30। तो 23/30 वाली भिन्न कौन सी है हमारी, यही है 23/30, इसको तो मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं था, तो यही ऑप्शन हमारा सही जगह है। कौन सा, पहला, 23/30, ठीक है ना। तो ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत मज़ा आएगा, बहुत नए नए क्वेश्चन थे इसमें और मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ मुझे कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है, मेरा नंबर लो, 91 40 74 90 12, ठीक है। बताओ मुझे कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं पर्सनली भी बता दूंगा। आप पर्सनली मैसेज करके मुझे ये भी बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक पे मैं बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि वीडियो को करना है शेयर, ठीक है भाई, बिना शेयर करके काम नहीं चलने वाला है, आप लोगों को बता दूं मैं। लाइक अगर ठीक लगी हो तो कर ही दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है हमारा सब्सक्राइब करना, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा, जितना मन करे उतना शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो चलो यार, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।